परिवार बोलना। धन्यवाद। हाथ से बुनाई की कला मुर्शिदाबाद की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत का एक अहम हिस्सा है। मुर्शिदाबाद में बुनाई की परंपरा 13वीं सदी से चली आ रही है। मुर्शिदाबाद के खास मौसम, मिट्टी और पारंपरिक सिल्क पालन का तरीका मुर्शिदाबाद सिल्क थान को एक खास पहचान हासिल करने में मदद करता है। इसकी बढ़िया बुनावट, हल्कापन और पहनने में सहजता की वजह से मुर्शिदाबाद सिल्क थान मलमल, जामदानी और बलूचिरी बुट्टीदार सिल्क साड़ियों की बुनाई के लिए पसंदीदा कपड़ा माना जाता है। आज मुर्शिदाबाद के बहरामपुर, डोमकल, खारग्राम, रानीनगर, रघुनाथगंज और जियागंज में इस कपड़े की बुनाई में लगभग 99 उत्पादक संगठन शामिल है। इसकी मुर्शिदाबाद सिल्क थान इंडस्ट्री का सालाना कारोबार लगभग 30 करोड़ रुपया है, जबकि कुल सालाना उत्पादन 8.5 करोड़ मीटर है। आप अपनी मांग रखिएगा प्लीज। को जीआई टैग प्राप्त होने से इसकी असली पहचान बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही क्षेत्रीय आर्थिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और भारत की वस्त्र परंपराओं को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इसलिए मैं सरकार से मुर्शिदाबाद सिल्क थान के लिए जीआई रजिस्ट्रेशन देने में तेजी लाने की अपील करता हूं। माननीय श्री सीपी जोशी जी, माननीय श्रीमती ज्योत्सना महंत जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सरकार का ध्यान रायपुर एयरपोर्ट स्वामी विवेकानंद पर 2015 से खड़े यूनाइटेड एयरवेज, जो कि बांग्लादेश की बंद एयरलाइंस है, ये लावारिस विमान की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदय, यह मामला केवल एयरपोर्ट का जगह घेरने का नहीं है और ना ही 4 करोड़ का बकाया का है, बल्कि यह हवाई सुरक्षा का गंभीर विषय है। यह खस्ता हालत में विमान रनवे के बेहद करीब खड़ा हुआ है, जो यात्रियों और विमानों की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस समय इंडिगो संकट से गुजर रहे हैं, जिससे पूरा देश भी जूझ रहा है। इससे स्पष्ट है कि मंत्रालय भारी दबाव में है, कुशलता से कार्य नहीं कर पा रहा है। रायपुर का यह मामला यही दर्शाता है कि सरकार पूरा एक्टिव होने के बजाय हादसे का ये चीज़ों का पूरी तरह बिगड़ने का इंतज़ार करती है। देखिए, हम दुनिया से कंपटीशन करने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि एक खराब पड़े विमान को हटाने की कागजी कार्रवाई मंत्रालय को 10 साल लग रहे हैं। मेरा नागरिक उड्डयन मंत्री से अनुरोध है कि सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बिना किसी देरी के इस विमान को नीलाम करें, स्क्रैप करें या हटाने की प्रक्रिया। धन्यवाद मैडम। माननीय श्री वीरेंद्र सिंह जी, माननीय श्री वीरेंद्र सिंह जी। सर, मैं आपका ध्यान देश के अति महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र चंदौली के साथ पूर्वांचल, बिहार और भारत के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले उन छात्र छात्राओं, कामगारों को की कठिनाइयों को लेकर के है। जो छात्र वहाँ से कंपटीशन तो पास कर जाते हैं, लेकिन यहाँ की महंगी रिहायशी व्यवस्था और उनको रहने का कोई जो है रेगुलेशन न होने के कारण वो छात्र वापस घरों को चले जाते हैं। यह एक नेशनल लॉस है और उस नेशनल लॉस को किसी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो रोके और इस समस्या पर ध्यान दे। हमारे क्षेत्र से जो कामगार आते हैं, बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, छोटी तनख्वाह पर वहाँ करके बड़े बड़े महानगरों जो है दिल्ली और जैसे तमाम बम्बई जैसे शहरों में आते हैं। तनख्वाह इतनी छोटी होती है कि 2/3 से ज्यादा पैसा उनका जो है वो आवास में हो जाता है। एक सेकंड मांग करते हैं आपसे कि मैं आपसे मांग करना चाहता हूँ कि सभी महानगरों के लिए रेंट रेगुलेशन फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो 4-4, 6-6 महीना का लेकर के उनको प्रताड़ित किया जाता है, उसके लिए गाइडलाइन बनाया जाए। अनिवार्य डिजिटल एग्रीमेंट की व्यवस्था किया जाए और पीजी में रहने वाले बच्चों के सुरक्षा और उनके जो है संरक्षण के लिए जरूर आप ध्यान आकर्षित करता हूं। आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी मांग 1 मिनिट में रखिएगा। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी एका महत्त्वाच्या विषयावरती या ठिकाणी बोलू इच्छिते। आपल्याला माहिती आहे की येणाऱ्या काही दिवसामध्ये मुंबई महानगरपालिकेचं इलेक्शन होणार आहे आणि त्या संदर्भामधली जी मतदार यादी आहे त्याचं प्रारूप जे होतं ते 6 नोव्हेंबरला होणार होतं
नंतर ते पुढे जाऊन 14 नोव्हेंबर आणि पुढे जाऊन आता ते 20 नोव्हेंबरला झालेलं आहे. जवळपास 1.25 कोटी लोकांची त्या मतदार यादीमध्ये नाव आहे आणि त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये त्रुटी आहेत आणि त्यासाठी 7 दिवस दिले होते. मग आम्ही मागणी केल्यानंतर ते 15 दिवस करण्यात आले. आपल्या माध्यमातून मला सांगणं हे पण महत्त्वाचं आहे की या मतदार यादीमध्ये जवळपास 11,01,505 जे आहेत ते त्या ठिकाणी दुबार वोटांची संख्या आहे. खरं तर प्रत्येक आपण बघितलं इलेक्शनमध्ये 3 महिन्यामध्ये मतदार यादी जाहीर केली गेली पाहिजे, परंतु मागच्या वर्षाच्या ऑक्टोबर 2024ला ती यादी जी होती ती मागची यादी जी आहे ती जाहीर केली होती आणि त्यामुळे ही दुबार जे मतदान आहे याच्या बाबतीमध्ये सगळ्यात मोठी समस्या ही आहे की इलेक्शनच्या दिवशी या सगळ्यांना जे त्या ठिकाणी आहे ते शपथपत्र द्यायचे आणि शपथपत्र अध्यक्ष महत्त्वाचा मुद्दा म्हणून मांडते. मांग महत्व का मुद्दा इसलिए बोल रही हूं की दुबार जे मतदार आहेत यांना त्या दिवशी इलेक्शनच्या दिवशी शपथपत्र द्यायचं आहे. त्याच्यामुळे समस्या अशी होणार आहे की मोठ्या संख्येमध्ये त्या ठिकाणी रांगा लागतील आणि 227 वॉर्डमध्ये जे आहे ते जवळपास 1000 संभाव्य लोक असतील जे लाईनमध्ये उभे राहतील. त्याचा परिणाम मतदारमध्ये होणार आहे हे माझं एक सांगणं आहे. दुसरं सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की 2017ला जे आहे ते आमच्याकडे शेवटचं मुंबई महानगरपालिकेचं श्री राजेश वर्मा जी त्याच्यामध्ये जवळपास जर बघितलं अध्यक्ष महोदय एकच लाईन शेवटची लाईन आखिर लाइन बोलना चाहती हूँ आखिरी लाइन बोलना चाहती हूँ कि 9 साल से हमारे इलेक्शन नहीं हुए तो हमारी बाउंड्रीज भी चेंज नहीं हुई है, लेकिन एक मतदार संघ से दूसरे मतदार संघ में 10,000 जो वोट शिफ्ट हुए उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए और मेरा इतना एक रिक्वेस्ट है कि या मतदार यादी मधल्या त्रुटी ज्या आहेत त्या लवकरात लवकर धन्यवाद. सुधारल्या माननीय श्री राजेश वर्मा जी. माननीय श्री ब्रिजेश चौटा जी. Thank you, Speaker sir. I wish to draw the House attention to the delays in settling medical bills under the Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS), which has led to several private hospitals withdrawing from empanelment. So these delays are affecting the timely delivery of healthcare to veterans and their families, many of whom rely exclusively on ECHS. So under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi, our government has always prioritized the welfare of Faujis, both serving and veteran. Addressing this issue of ECHS will further strengthen this commitment towards our veterans. Sir, I would like to bring a particularly challenging case of Coorg, which is our neighboring district, which has also given Indian Armed Forces distinguished officers like Field Marshal Karyappa and General Thimmaya. Sir, due to the absence of ECHS empaneled private hospitals in the region, elderly veterans are compelled to travel 100-150 kilometers through hilly terrain, sir. So ECHS today cater for more than 1 crore beneficiaries annually, providing specialized care. However, delayed reimbursements to private hospitals is making them increasingly reluctant to continue under the scheme, sir. So this is an operational gap that needs urgent attention as the healthcare needs of veterans increase with age. So therefore, I request the Honorable Defence Minister to consider instituting a time-bound mechanism for the same. This will restore the confidence among hospitals and secure uninterrupted, well-deserved quality healthcare for our veterans, sir. Thank you. Thank you, sir. माननीय श्री उज्ज्वल रमन सिंह. गौ माता के रूप में जाना जाता है तथा ये राष्ट्रीय पहचान और गौरव का प्रतीक है. आज भारत में जो देसी नस्ल की गायें हैं तेजी से उनकी आबादी घट रही है और तेज गति से विलुप्त होती जा रही हैं. देसी गाय की गरिमा, सम्मान और सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित किए जाने की अति आवश्यकता है. इसके साथ ही गाय, बछड़ा, बछड़ी, बैल और सांड के वध पर प्रतिबंध, वध के लिए गाय के परिवहन और निर्यात पर प्रतिबंध और गाय को किसी अन्य तरीके से बिक्री, खरीद, निपटान पर प्रतिबंध और गाय के मांस को अपने कब्जे में रखने पर भी प्रतिबंध और शुद्ध देसी गायों की नस्ल की गायों को संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है. गायों को राष्ट्रमाता या राज्य माता का दर्जा दिया जाना चाहिए, जिसके लिए हमारे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी लगातार प्रयास और संघर्ष कर रहे हैं. तो हमारी सरकार से मांग है कि ये अति महत्वपूर्ण विषय है, देश के गौरव का प्रतीक है, इसलिए सरकार को समुचित ध्यान देते हुए गायों को राज्य माता या राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए. धन्यवाद. माननीय श्री तारिक अनवर जी.